ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं क्षितिज का भाग काव्यखंड। उसका हमारा आज का जो कक्षा 9 के लिए अध्याय है 14 चंद्रगेना से लौटती बेर। तो चंद्रगेना से लौटती बेर के जो कवि हैं उसका नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का हमने कल जीवन परिचय कर लिया था और साथ में उनकी जो इतनी सुंदर मनोरम कविता है चंद्रगेना से लौटती बेर उसका कुछ संस्मरण किया था। तो चंद्रगेना एक स्थान का नाम है और बेर का मतलब होता है समय। तो लेखक एक बार चंद्रगेना नामक स्थान पर गए थे और उसके चंद्रगेना स्थान पर किस प्रकार का सौंदर्य था प्रकृति का उसका वर्णन किया गया है। तो उस चंद्रगेना से लौटने के बाद जो वर्णन किया है उसका कुछ हमने अध्ययन किया था। जैसे चने के पेड़ के बारे में बताया, ठिंगना है, उस पर गुलाबी रंग के फूल लगे हैं, उसका मानवीकरण किया है। जैसे सापा बाना सजा हुआ बेटा है और उसी के पास में ये खटेली जो असली अलसी का पौधा उगा हुआ है उसका वर्णन किया गया है। सरसों का वर्णन किया गया है कि वो शानी हो गई है, मतलब सबसे इन पौधों से बड़ी हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो उसके हाथ पीले करके विवाह मंडप में आने के लिए तैयार है। एक पोखर का मतलब तालाब का वर्णन किया है। तालाब के अंदर हंस है, जो बुगला है वो एक टांग पर खड़ा है और अपने शिकार की तलाश में। आगे हम बाकी बचा वर्णन पढ़ते हैं। तो आगे है एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाट मार फोरन। और वहीं तालाब के पास में एक काले माथे की चतुर चिड़िया है, वो मछली के लिए तत्पर है, तैयार है। और वो इस प्रकार जो जैसे ही उसको मछली नजर आती है तो इस प्रकार वो झपटा मारती है ताकि उनके पंख पानी में ना डूबे। अगर मान लीजिए उसने झपटा मारा और पानी में पंख डूब गए तो पंख गीले होने के बाद वो उड़ नहीं पाएगी। तो इतनी चतुर है। कैसी है वो चिड़िया? काले माथे वाली है, चतुर चिड़िया। और उसके पंख कैसे हैं? श्वेत पंख है, सफेद पंख बताए गए। और जैसे ही उनको मछली नजर आती है तालाब में तो फौरन झपटे से अपनी मछली को पकड़ लेती है, लेकिन पंखों को पानी से बचाती है। इसी में आगे क्या है? टूट पड़ती है फौरन जल के हृदय पर एक उजली चट्टू की मछली के लिए। जो तालाब का फुल भरा हुआ पानी से है, पूरा भरा हुआ है, और उसको हृदय माना है कवि ने। तो के हृदय पानी के हृदय पर वो टूट पड़ती है और वहीं से ही उजली चट्टू मतलब चतुर एक मछली को पकड़ लेती है। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। और जो चिड़िया है उसकी चोंच कैसी बताई है? पीले रंग की। तो अपनी पीली चोंच में वो मछली को दबा लेती है और पूरी आकाश में उड़ी जाती है। आगे वो यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई और वहीं पास में थोड़ी सी भूमि को ऊपर उठाया हुआ है क्योंकि वहां से रेल की पटरी गुजरी गई है। आपने कहीं ध्यान दिया होगा खेतों वगैरह में से अगर रेल की पटरी निकालनी होती है तो उस स्थान को थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ता है। ये बात कवि को कह रहे हैं कि वहां से एक थोड़ी सी जगह ऊंची हुई है, वहां पर रेल की पटरी निकली हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वेच्छंदु, ट्रेन का अभी समय नहीं है और मैं यहाँ आजाद हूँ बैठा हूँ। मतलब वो जो रेलगाड़ी के जो स्थान है या रेलगाड़ी की जो जगह है वहीं पास में बैठे हैं और कहते हैं कि ट्रेन का अभी समय नहीं है, इसलिए वो आराम से आजादी से वहाँ बैठे हुए हैं। डर नहीं किसी प्रकार का ट्रेन अचानक ना आ जाए। झरना नहीं चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां और पास में ही चित्रकूट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और जो पूरी दिशाओं में फैली हुई है। और पूरी दिशा में वो जो पहाड़ियां हैं चित्रकूट की वो पहाड़ी फैली हुई है। और पास में ही बांझ भूमि, बांझ का मतलब बंजर भूमि है जहाँ पर वो उपजाऊ नहीं है, फसल वगैरह बोई नहीं जाती है। तो पास में ही बांझ भूमि भी है। इधर उधर रेवा के पेड़ और पास में ही रेवा के पेड़। रेवा के पेड़ कैसे होते हैं? कांटेदार पेड़ होते हैं, इसलिए ही कवि ने इसको कुरूप बताया है। जैसे पत्तियां वगैरह नहीं होती, केवल कांटे ही उस पर होते हैं। तो क्या कहते हैं कवि? तो कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो रेवा के पेड़ है वो कांटेदार है और देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं, कुरूप लग रहे हैं क्योंकि उसमें पत्ते वगैरह नहीं है। आपने पतझड़ के समय पेड़ों को देखा होगा, पत्ते वगैरह पेड़ पर नहीं हो तो पेड़ किस प्रकार नजर आता है। इसी प्रकार रेवा के पेड़ है, कांटों से लदे में, पत्ते वगैरह उस पर कुछ नहीं। इसलिए कवि कह रहा है कि पास में रेवा के पेड़ है जो किस प्रकार नजर आ रहे हैं? कुरूप नजर आ रहे हैं। सुन पड़ा है और पास में एक सुनाई चीज है, एक स्वर सुनाई देता है। कैसा स्वर? मीठा मीठा रस टपकाता सूंघे का स्वर टे टे टे। और पास में ही रस टपकता हुआ एक
तोते का स्वर सुनाई पड़ता है। किस प्रकार का? टे टे टे, इस प्रकार की आवाज के साथ सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। और पास में एक और स्वर सुनाई पड़ता है जो वहाँ की जंगल भूमि है उसको हृदय को चीरता हुआ सुनाई देता है। वो किसका है? उड़ता गिरता सारस का स्वर। किसका है? सारस जो पक्षी होता है उसका स्वर है। कैसा है? टिल्टो टिल्टो। ठीक है, तो टे 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 आवाज किसकी बताइए? तोते की। और सारस की कैसी आवाज बताइए? टिल्टो टिल्टो। तो क्या हृदय को, वनस्पति के मतलब उस भूमि के हृदय को चीरता हुआ सारस का टिल्टू टिल्टू करके आवाज सुनाई पड़ती है। मन होता है, अब कवि कहता है कि मेरा मन है, मेरी मतलब ये मन में विचार होता है, ये इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। कहता है जो सारस पक्षी है जिसकी आवाज अभी सुनाई दी है, कवि कहता है मेरा भी मन ऐसा करता है कि मैं इस पक्षी के साथ ही उड़ जाऊं जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, उन दोनों का जोड़ा रहता है। मतलब एक सारस और सारस में दोनों साथ में जोड़े में रूप में रहते हैं। तो क्या मैं वहां तक घूमना चाहता हूँ जहाँ इनकी जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में, प्रत्येक हरे भरे जो खेत है वहां पर रहती है, उस खेत में मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके, और इनकी जो सच्ची प्रेम कहानी है वो मैं चुपके चुपके सुनना चाहता हूँ। ये कवि मन में विचार है या कवि ऐसा सोचता है। तो ये था आपके पाठ के चंद्र गणना से लौटता बेर। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्नोत्तरों में हम देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका इस पाठ में, इस विजन में देश देश अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? जो कल हमने पढ़ा था अंतरा, उसमें विजन आया था, विजन का मतलब एकांश में, और ये आगे प्रकृति के सौंदर्य की बात की गई थी। तो इसमें हमें प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कवि जो नगरीय व्यवस्था है उस नगरीय व्यवस्था के प्रति आक्रोश क्यों है? तो आक्रोश इसमें क्यों बताया है नगरीय के प्रति? क्योंकि जो शहर में रहने वाले व्यक्ति है वो केवल पैसों को ही सब कुछ मानते हैं और बाकी वस्तुएं उसके सामने तुच्छ होती है, कम होती है। इसीलिए कभी ये बात की गई है। और शहर की जो व्यवस्था है या वातावरण है वो गांव से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, शोरगुल वाला, भागम भाग उसकी जिंदगी। इसलिए और जो कवि है हमारे वो प्रकृति प्रेमी है, तो जो शहरी लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी नहीं होते। इसलिए कवि का शहरों के प्रति आक्रोश है। और ये जो गांव की भूमि है वहाँ प्रत्येक व्यक्तियों में रग रग में हरियाली बसी हुई है या प्रेम बसा हुआ है, इसलिए लेखक नगरों को आक्रोश मानता है, गांव को अच्छा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सरसों को श्यानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? आया था ना कि सरसों श्यानी हो गई है, तो सरसों श्यानी से क्या मतलब है? बाकी जो चना है, असली अलसी है, उससे ये बड़ी है और इस पर सुंदर सुंदर पीले फूल भी आ गए। इसीलिए कवि ने कहा है कि सरसों श्यानी हो गई है और उनके हाथ बिल्ले करके मंडप में आने की तैयारी, मतलब वो पकने के लिए तैयार है। और इन बाकी फसलों से वो बड़ी भी है और सुंदर सुंदर उस पर पीले फूल भी आए हुए हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन है, अलसी के मनोभावों को वर्णन कीजिए। जो अलसी का पौधा था उसके मनोभाव क्या थे? तो अलसी का जो पौधा था वो बिल्कुल चने के पास में उगा हुआ था, पतली उसकी कमर थी, पतला शरीर था और लचीली कमर थी और उस पर बैंगनी कलर के फूल थे। और वो कह रही थी अगर मेरे फूलों को कोई छू ले तो मैं उसको हृदय दान कर सकती हूँ। तो ये उसके मनोभाव थे। अगला क्वेश्चन है, अलसी के हटेली विशेषण का प्रयोग क्यों किया है? जो हमारे कवि है केदारनाथ जी, उन्होंने जो अलसी का पौधा उसको हटेली क्यों कहा है? इसलिए हटेली कहा है क्योंकि वो बिना उगाए खरपतवार के रूप में चने के पौधे के पास में उग गई है और एक हट भी कर रही है, बार बार हवा से नीचे गिर रही है लेकिन वहाँ पे उठ खड़ी होती है। और उसके मन में एक विचार है या हट है कि अगर मुझे कोई छू ले तो मैं उसको हृदय दान कर सकती हूँ, मतलब सब कुछ उस पर नौचावर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए ही हमारे जो कवि केदारनाथ जी, उन्होंने अलसी को हटीली कहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, जो पोखर का वर्णन आया था उसमें ऐसी बात आई थी। जो चांदी का गोल खंबा कवि को क्यों लगा? क्योंकि जब पोखर में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो एक एक परछाई बन जाती है। वो परछाई कैसी नजर आती है? एक गोल खंबे के समान, जिसको उसने चांदी का गोल खंबे की उपमा दी है। इसलिए कवि ने इसे पोखर में जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसका मनोरम वर्णन किया है। अगला आपका क्वेश्चन है, कवि के आधार पर या इस कविता के आधार पर हरे चने की सौंदर्य का क्या वर्णन किया है? जो हरा ठिंगना चना है उसका
बस सौंदर्य का कैसा वर्णन किया गया है। तो हरा चन्ना को क्या बताया है कि खिलना एक बीते भर का हरा चन्ना है, और एक उसका उस पर जो सुंदर गुलाबी गुलाबी फूल है वो क्या बताया है, पगड़ी के समान, मतलब गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो तो, और ऐसा लगा है जैसे दूल्हे के रूप में सजकर बैठा हो। तो ये इसका चित्रण किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, इस कवि ने प्रकृति के मानवीकरण कहाँ किया है। जो आपकी अभी कविता आई थी उस कौन कौन सी पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण की बात बताई है। तो सबसे पहले कौन सी बात बताई है, हरे चन्ने वाली। कैसा बताया है, वह हरा खिलना चन्ना बांध मुरटा शीश पर, मतलब पगड़ी और मनुष्य ही बांधते हैं, तो चन्ने के जो फूल होते हैं गुलाबी रंग के, उसकी उपमा किससे ली है, पगड़ी से। इसलिए इस लाइन में इसमें मानवीकरण किया गया है। एक दूसरी लाइन इसमें अलसी का भी मानवीकरण किया हुआ है। कैसे, बीच में अलसी हटेली दे पतली कमर लचीली। तो जो हटेली रूप दिया अलसी का पौधा है वो खतवार के रूप में चने के पास में उग गया है, और उसके बनावट कैसी बताई है, पतली उसकी कमर है, पतला शरीर है और लचीली कमर है। तो मानवता पर उसका वर्णन किया गया। हम अगली लाइन देखें तो पत्थर पर आई है। कैसे, कोई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। जो पोखर था उसमें कुछ ऐसे पत्थर गिरे हुए थे और बार बार हवा की लहर आने के कारण तालाब का पानी उन पत्थरों को छू रहा था। तो लेखक ने वहाँ मानवीकरण के कैसा प्रतीक किया है कि पता नहीं कब तक ये पत्थर पानी पीते रहेंगे। और एक लाइन आपकी वो सरसों के लिए आती है। तो सरसों में क्या पूछा, सरसों का ने पूछो वो हो गई है सयानी। तो इन 4 लाइनों में कवि ने अपनी कविता में मानवीकरण की बात की गई है। आपका अंतिम क्वेश्चन है, कविता में से इस पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें भाव क्या। देखो एक हमें लाइन दी है कि उस लाइन का अर्थ या भावार्थ इस पंक्ति में कौन सी पंक्ति में मिलता है। क्या भावार्थ है, चारों ओर सूखी उजाड़ जमीन है लेकिन वहाँ तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। कभी अभी आपके आया था कि चित्राकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं में फैली हुई है, बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़ है, कैसे कांटेदार और सून पड़ रहा है मीठा मीठा रस टपकता सूखे का स्वर। तो ये इस पंक्ति की अर्थ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नमस्कार।